सो अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने चैनल ललित एनसीईआरटी ऑनलाइन में। तो हमारे जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। तो मैं आज एक पेपर लेके आ रखा हूँ हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 11th का फिजिक्स का। तो आज की वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे और वो आपकी हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो शुरू करते हैं, चलिए दोस्तों। ये है हाफ ईयरली का एग्जाम 2022-23 का था, ये पिछले साल का पेपर है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये लगभग लगभग 3 घंटे का पेपर है और 70 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्क्स अगर विजिबल नहीं हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट मैं बता देता हूँ ये 70 मार्क्स का पेपर है। और यहाँ पर इस पेपर में सबसे पहले जो सेक्शन ए है उसमें 8 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि एमसीक्यूज है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, जिसमें पूछा गया है लार्जेस्ट यूनिट इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज, मतलब दूरी को नापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, पारसेक होता है, लाइट ईयर होता है। अब देखिए मीटर जो होता है वो जनरली कौन सी दूरी नापता है, जो हम लोग नापते हैं। जैसे कोई कहता है ना आपका घर कितना दूर है, उसको भी हम किलोमीटर में बताते हैं। तो मीटर तो और छोटा हो गया। अगर इसमें बात की जाए सबसे सबसे छोटी दूरी का मात्रक कौन सा है, जो दूरी का सबसे छोटा मात्रक वो मीटर होता, बट मीटर सबसे बड़ा मात्रक नहीं हो सकता। एंगस्ट्रॉम हम जानते हैं, एंगस्ट्रॉम और छोटा होता है, 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर। जो पारसेक होता है, पारसेक और लाइट ईयर। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि पारसेक और लाइट ईयर। देखिए मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था कि पारसेक किसे कहते हैं और लाइट ईयर किसे कहते हैं। पहले बात कर लेते हैं लाइट ईयर की। देखिए जो लाइट ईयर होता है वो क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। आपको समझ में आ रहा होगा, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है 1 वर्ष में, जो कि होता है लगभग लगभग 9.460 अप टू सो ऑन मीटर। और जो पारसेक होता है वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, जिसको हम पारसेक में मेजर करते हैं, जो होती है 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.460 मीटर मैंने बताया, और ये होती है एक पारसेक बराबर होती है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.26 इंटू 9.460। तो कहीं ना कहीं आपको पता, आपका ऑप्शन पता लग गया होगा इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड बताया गया है, पारसेक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एक प्रकाश वर्ष की जो डिस्टेंस होती है, जो एक प्रकाश वर्ष होता है वो 9.460 मीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। और जो पारसेक होता है, एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेम द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हु गॉट नोबेल प्राइज। देखो अब सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं जो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था सीवी रमन को। किसको मिला था, सीवी रमन को। उसके बाद तीसरे में आ जाते हैं डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट आर। देखिए यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी बराबर एन आर टी होती है, उसमें जो आर होता है जो कि एक गैस कांस्टेंट होता है, उसका अगर डायमेंशन निकालने को पूछा जाता है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए पीवी बराबर होता है एन आर टी, ठीक है, जहां पर एन नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स हो गए, तो पी वी अपॉन टी हो गया। पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम एंड टी फॉर टेम्परेचर। यहाँ पर हम टेम्परेचर का जो हम यूनिट आपका डायमेंशन होगा यहाँ पर किस में होगा, केल्विन में। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर के इनवर्स आना चाहिए। के इनवर्स आपको 3 जगह दिखाई दे रहा है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है आपका ml t-2 होता है, सॉरी ml t-2 आपका फोर्स होता है अपॉन एरिया। एरिया हो गया एल स्क्वायर, यानी क्या हो गया ml-1 t-2, ml-1 t-2, ये हो गया आपका प्रेशर का। अब क्या है पीवी, पीवी। अब यहां पर फिर वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। तो जो ml-1 t-2 था उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम से, एल क्यूब से, जो हो जाएगा ml² t-2। और नीचे जो आपका k था टेम्परेचर का वो ऊपर आके -1 हो जाएगा। तो आपकी जो डायमेंशन निकल के आएगी वो आएगी ml2 t-2 k इनवर्स, जो कि है फोर्थ वाला। ओके, बात करते हैं प्रेशर की।
जो प्रेशर है वो किसका है, आप देखो प्रेशर की आपसे पूछी है एसआई यूनिट, दाब की एसआई यूनिट पूछी है। अब हम जानते हैं दाब क्या होता है, अभी बताया मैंने, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। तो बल जो हो गया आपका क्या होता है, बल को हम न्यूटन में भी मेजर करते हैं, डायन में भी मेजर करते हैं। तो यहाँ पर और क्या करते हैं, देखिए न्यूटन, और जो पहला वाला ऑप्शन है वो तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि अगर हम फोर्स की बात करें वो तो न्यूटन है, बट नीचे जो एरिया है उसको एम स्क्वायर होना चाहिए था, बट यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है, वो गलत हो गया। डाइन, अब यहाँ पर उसने एसआई यूनिट पूछ रखी है बेटा, देखो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों अलग अलग होती है। एसआई यूनिट में आपका मीटर आना चाहिए, ठीक है, सेंटीमीटर तो आ ही नहीं सकता है, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, बट सीजीएस में, ओके, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। एसआई यूनिट होगी इसकी पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं, ओके। फिर फिफ्थ वाले में आ जाते हैं, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ए मास ऑफ यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना, एक समान समान त्रिभुजाकार पटल के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होती है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर डिटरमाइन करके बताना है कि जो त्रिभुजाकार पटल होता है उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या है, ओके। तो इसका आंसर पूछा जाए, इसका आंसर होगा कि तीनों माध्यिकाओं का केंद्र बिंदु, जहां पर तीनों माध्यिकाएं आपस में क्या कर रही हो, एक दूसरे को मिल रही हो। अब हम जानते हैं ना माध्यिका क्या होती है, माध्यिकाएं क्या होती हैं, सामने वाली भुजा पर खींची गई लाइन, ठीक है। तो ऐसे तीनों भुजाओं से अगर लाइन खींची जाएगी और जहां पर तीनों भुजाएं मिलेंगी, वो उन तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु, यानी जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा, वो आपका उस त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र होगा। फिर आता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन, ये भी हम सब जानते हैं, होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम, कैपिटल एम होता है वो अपॉन आर स्क्वायर। तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। फिर यहाँ पूछा गया है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपको पूछा गया कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल बताइए। देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो दोबारा रिफ्लेक्स होकर फिर से अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट आर द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे आपने कोई तार खींच दिया, फिर दोबारा तार आप दोबारा वो अपने आप बेंड नहीं होगा अपने आप से, तो उसको बेंड नहीं करेंगे, तो क्या हो गया, टेंशन इन कॉर्ड, टेंशन इन कॉर्ड हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गए। कहने का मतलब यह है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स ये होते हैं कि आपने फोर्स लगाया, तो जब तक फोर्स अप्लाई तब तक तो उसमें वो उनकी आकृति या आकार में परिवर्तन हो गया, बट जैसे फोर्स हटाओगे पूरा अवस्था में आ जाता है, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया, जैसे आपने किसी चीज को खींचा फोर्स लगा के, उसके बाद अपनी पूरा अवस्था में वो नहीं आ पा रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। दूसरा पन्ना है, इसमें पूछा है यदि, यहाँ पर पूछा है यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान की 4 गुनी हो जाए तो रेखीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पिंड की गतिज ऊर्जा और उसके प्रारंभिक मान की 4 गुनी हो जाए तो रेखीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो बच्चों अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता है कि गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में क्या संबंध होता है, तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा कितना होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये है काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उसने फिर से जाते हैं, उसने हमसे कहा पिंड की गतिज ऊर्जा अपने मान की 4 गुनी हो जाए, पिंड की गतिज ऊर्जा अपने मान की 4 गुनी हो जाए। अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं कि ये एक फर्स्ट इक्वेशन है, तो गतिज ऊर्जा अपने मान की जब 4 गुनी हो जाएगी, यानी 4 गुनी हो गई, तो देन उस वक्त क्या संवेग बनेगा, तो उसको हमने पी डैश मान लिया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी तो कट जाएगी, 2m भी कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1/4 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी डैश का स्क्वायर। पी डैश का स्क्वायर क्या है, जो हमने बताना है, तो ये अक्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आएगा पी डैश का स्क्वायर बराबर 4p स्क्वायर। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मतलब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका p डैश बराबर 2p। तो आंसर निकल के आ गया, यदि आप गतिज ऊर्जा को अपने मान का 4 गुना कर देंगे तो रेखीय संवेग भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें इतना खतरनाक पूछा नहीं गया था, सिंपल क्वेश्चन है, तभी 1 नंबर में दे रखा है। ठीक। सो स्टूडेंट्स, हम अभी बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध स्थापित करना चाह रहे थे, तो रिड्यूस द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we all know that angular momentum which is called कोणीय संवेग is a measure of the rotation of a body। कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन करती है उसमें उसमें क्या होता है, जो उसका रोटेशन होता है वो हम एंगुलर मोमेंटम से ही नापते हैं। देखिए, द एंगुलर मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ द रोटेशन ऑफ अ बॉडी टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ इट्स मास, शेप एंड स्पीड। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर ऑफ वेलोसिटी। ये क्लियर है सबको? जो एंगुलर मोमेंटम होता है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण और एंगुलर वेलोसिटी, जो रेखीय वेग होता है उसका प्रोडक्ट होता है। वहीं बात करें अगर बल आघूर्ण की, टॉर्क की बात करें, सो टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स दैट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस which is also called, it is defined as the product of perpendicular distance from the axis of rotation and the applied force। एंड अगर बात करें इनके बीच रिलेशन की तो ओके, तो टाउ ये सब वेक्टर क्वांटिटी है एफ क्रॉस आर। वही अगर बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, जिसको हम कोणीय त्वरण कहते हैं अल्फा, वो होता है आपका डी ओमेगा अपॉन डी टी। अब ओमेगा क्या है हम सब जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कोई भी कोई वस्तु है, माना कोई ऑब्जेक्ट है, या कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मास मान लिया। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे तो माना किसी पिंड, पिंड का मतलब यहाँ वस्तु सही है, हमने उसका द्रव्यमान कंसिडर कर लिया है। ओके, तो हम उसका जो मास है वो कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल एम। ओके, नाउ जो उसके कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उसके पार्टिकल्स का भी हम मास को हम मान लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। वो हो जाएगा आपका रिस्पेक्टिवली m1 और m2। ये स्मॉल m1 m2 ले लिया, और जिनकी हमने दूरी मान ली है एक्सेस से, जो दूरी होगी वो होगी आपकी r1, r2, ठीक है, और r3। तो तीनों की दूरी हमने r1, r2 और r3 मान ली है। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं जो जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो सर्कुलर मोशन करेगा उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो तो अनचेंज्ड रहेगा, लेकिन जो उसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो लगातार कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा। तो जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय त्वरण कहते हैं। तो रेखीय त्वरण क्या हो जाएगा आपका, जो रेखीय त्वरण है उसको हम मान लेंगे ए, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, हम यहाँ पर a1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका r1 अल्फा पहले पार्टिकल के लिए। उसके बाद जो जो पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई होगा जिसके कारण क्या होगा, पार्टिकल घूमेगा, कण पर कार्य करने वाला जो फोर्स होगा, जो बल होगा, वो हो जाएगा आपका F1, कैपिटल F1 बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वस टू एम इंटू ए। तो ये हो जाएगा F1 इक्वस टू m1a। हम यहाँ पर इसको क्या लिख लेंगे, F1 बराबर m1a, सॉरी F यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका m1 r1 और अल्फा। ठीक है, तो हमने इसको, ये हो गया पार्टिकल पे काम करने वाला बल, फोर्स। ओके, नाउ अब नेक्स्ट चीज में आ जाते हैं। इसके बाद
तो हमारे पास F1 बराबर क्या आ गया, हमारे पास F1 बराबर आ गया, F1 बराबर M1R1 अल्फा। नाउ अब हम टॉर्क की बात कर लेते हैं, जो कि क्या है, जिसके जो सर्कल है जिस पर वो आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उस पर जो फोर्स काम कर रहा है, टॉर्क जो बलागुण इसको हमने कहा है, वो टॉर्क जो है हम जानते हैं क्या होता है, F1R1। अभी हमने ऊपर लिखा। ओके, तो यहाँ पर F1 की जगह पे क्या आ जाएगा, जो अभी आपने निकाला M1R1 और अल्फा, ठीक है, और साथ में एक R1 और है, तो ये बन जाएगा टाउ बराबर M1R1 का स्क्वायर अल्फा। ओके, अब हम सब जानते हैं mr स्क्वायर क्या होता है, हम सब जानते हैं जो इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, यही तो कहता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो ये इनर्शिया आ गया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आई अल्फा, तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन निकल के आ गया, टॉर्क के बराबर आई इंटू अल्फा। और ये तो एक आया। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि जितने कण उसके चारों पार्टिकल की उसके चारों घूम रहे, सर्कल के चारों घूम रहे हैं, तो हम लिख लेंगे इसको टोटल टॉर्क। अगर सबके लिए निकालना है तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, ऐसे सबके लिए निकालेंगे जितने भी कण हैं हमारे पार्टिकल एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा सबके लिए M1R1 स्क्वायर अल्फा, M2R2 स्क्वायर अल्फा, M3R3 स्क्वायर अल्फा। क्योंकि अभी हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ये चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये हो जाएगा टोटल, आपका टोटल हो जाएगा T बराबर, हम अल्फा कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा M1R1 स्क्वायर, M2R2 स्क्वायर और M3R3 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा MR स्क्वायर अल्फा। और मैंने अभी आपको पहले बताया कि सिग्मा MR स्क्वायर क्या होता है, आई होता है, तो आई इंटू अल्फा। तो ये बन गया आपका टॉर्क और एंगुलर क्या बन गया, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध बन गया। रिलेशन हमारा बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण के बीच भी निकल रखा है, बिकॉज हमने अभी भी पढ़ा था कि अल्फा जो होता है कोणीय त्वरण होता है। तो आपका अब इसके बाद हमें तो रिलेशन बताना है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी इसी चीज को आगे करेंगे। देखिए होता क्या है, यदि कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड, कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर जो टॉर्क अप्लाई होता है और जो उसका कोणीय त्वरण होता है उसकी भी रिलेशन हमने पढ़ लिया, टाउ बराबर आई अल्फा। अब हम जानते हैं जो अल्फा होता है, यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या है, जिस तरह एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होती है। तो यहाँ पर जो आपका लीनियर वेलोसिटी है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा है, तो अल्फा बराबर डी डी ओमेगा अपॉन डी टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जो अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी है। अब हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं जो कोणीय संवेग होता है, हमारा जो फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का, वो होता है J विच इज इक्वल टू आई ओमेगा। ओके, तो अगर हम दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी जे अपॉन डी टी बराबर जो आई है वो एज इट इज रहेगा, जो कांस्टेंट यूज होगा, और ये डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा। नाउ जो इक्वेशन आपकी ये बन गई सेकंड मान लीजिए, उससे पहले वाली जो इक्वेशन थी कौन सी वाली, टी बराबर आई डी ओमेगा अपॉन डी टी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर इनको हम इक्विलिब्रियम करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका टाउ इक्वल्स टू डी जे अपॉन डी टी। और यही रिलेशन होता है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच में। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो चेंज रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिखाई दे रहा है वो उस पर काम करने वाले टॉर्क फोर्स के इक्वल होता है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर मोशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टॉर्क। ओके, तो ये रिलेशन था और यही आपसे पूछा गया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान से देना। ओके, क्वेश्चन में क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट द टू वेक्टर्स आपको गिवन है, यहाँ पर देखिए आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए बच्चों, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, यानी
दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, और 90 डिग्री का एंगल बनाने का मतलब यही है कि वो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वेक्टर आपस परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हैं, देखिए ए डॉट बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए बी कॉस 90। ओके, और हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, सब होशियार बच्चे हैं वो जानते हैं कि कॉस 90 जीरो होता है। तो ए डॉट बी जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा जीरो। ओके, तो हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस पी के कैप डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप बराबर जीरो। तो अब यहाँ पर देखो हम जानते हैं आई डॉट आई क्या होता है 1, तो 2.2 4 माइनस, अब देखो आई डॉट, जैसे आई डॉट आई 1 होता है वैसे जे डॉट जे भी 1 होता है, तो 2 3 जा 6 माइनस का, देन उसी तरह के डॉट के भी 1 होगा, तो ये प्लस पी मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस पी बराबर जीरो। तो हमें मिल गया जो हमसे पूछा गया था, पी की वैल्यू बताओ, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ओके, तो ये था इसका अल्टीमेट आंसर जो आपसे पूछा गया था। आप दोबारा देख भी सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। क्या कह रहा है, पी का मान ज्ञात कीजिए, तो पी का मान आपका कितना आ गया 2 आ गया। ओके, अब आपसे ये पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ यूनिट वेक्टर ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा देन प्रूव दैट मॉड के अंदर ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारे पास होता है ए डॉट बी। ओके, ए डॉट बी होता है आपके पास मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग ए डॉट बी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ए बी कॉस थीटा। यहाँ ए और बी का मतलब मॉड ए मॉड बी से ही होता है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो यहाँ पर उसने कहा है दे आर द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उनकी वैल्यू क्या है 1 है, तो यूनिट वेक्टर मतलब 1, तो 1 इंटू 1 हो गया। देन ये कॉस थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा। तो आपके पास ए डॉट बी जो वेक्टर ए डॉट बी है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई कॉस थीटा। ओके, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है मॉड ए माइनस बी, ये तो निकालना है। इसकी वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 निकालनी है। तो मॉड ए माइनस बी, ये मॉड के अंदर जो है हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जानते हैं आइडेंटिटी सबने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर तो ये मॉड ए जिसकी वैल्यू हमें कितनी थी 1 थी, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मॉड बी की वैल्यू भी हमने 1 मानी थी क्योंकि हमें दे रखा है दे आर द यूनिट वेक्टर, 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देन यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो ए डॉट बी है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2, ए डॉट बी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका ये 1/1 क्या हो गया 2, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो मॉड ए माइनस बी जो ये है, अब क्या हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे इससे यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगा लेंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं और इसको बना लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। और अगर आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमने यहाँ तो स्क्वायर है, हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे। अभी तक ये क्या है मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। जैसे ही मॉड ए माइनस बी करेंगे जो कि हमें निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से 4 में से जब 4 का स्क्वायर रूट होगा तो क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर में से साइन बाहर आ जाएगा थीटा बाई 2। और हमें शायद यही प्रूव करना था कि मॉड ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका आंसर।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बिकॉज हमको गिवन है कि आपके जो ए और बी हैं वो दोनों एकांक वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर है, तो दोनों की वैल्यू 1 1 होगी, तो ए डॉट बी की वैल्यू कॉस थीटा होगी। नाउ हमें निकालना है मॉड के अंदर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू। तो हमने क्या करा, मॉड के अंदर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab हो गया। यहाँ हमने ए डॉट बी की जगह कॉस थीटा रख दिया, बाकी जगह 1 1 उनकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो 2 कॉमन लेते ही ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा, और यही इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। नाउ हमने इसको यहाँ वैल्यू रखी और ये निकल के आ गया 2 साइन थीटा बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो चलिए बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है गति के समीकरण को, कौन से समीकरण को, द्वितीय समीकरण को समाकलन विधि से समझाइए। आपको इसको क्या करना है, डिराइव करना है the equation of motion which is the second equation of motion by the using of integration method। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं किस तरीके से होगा ये। समाकलन विधि द्वारा, समाकलन विधि द्वारा जो गति के समीकरण हैं, जो 3 समीकरण हैं, उन तीनों का निगमन करना सिखा देता हूं। तीनों का, एक के साथ 2 और फ्री। तो हमारे पास जो 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तीनों का हम बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन निगमन कर लेंगे, निकालना सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का आप क्या मान लेते हैं, सबसे पहले क्या है, त्वरण। किसी वस्तु का त्वरण, जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन होता है, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो a बराबर dv बाई dt हो गया। नाउ हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a डॉट dt बराबर dv हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन करते क्या हो जाता है, तो dt का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, और a एज ए कांस्टेंट, और dv का इंटीग्रेशन होगा। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर जैसे dt का इंटीग्रेशन होगा t आएगा, और उसमें लिमिट लग जाएगी फर्स्ट टू लास्ट, यानी 0 से लेके t तक। उसी तरीके से v का, dv का इंटीग्रेशन v होगा, उसमें भी लिमिट लग जाएगी। लिमिट क्या होगी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, यानी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हुआ, जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट शुरुआत में होता है, मतलब गति से पहले जब गति स्टार्ट नहीं होती है, तो क्या होता है, 0 पर होता है, फिर उसके 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद कहाँ पर है, तो लास्ट टाइम क्या होता है, वो टी होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए टी माइनस 0, लिमिट ऐसे लगती है। उसी तरीके से यहाँ हो जाएगी लिमिट, देखो लिमिट हमेशा फाइनल और इनिशियल उन दोनों के बीच में लगती है, तो v माइनस यू, बड़ी लिमिट ऊपर आती है, छोटी लिमिट माइनस में जाती है। तो ये हो जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू। तो यहाँ पर हमें गति का पहला समीकरण मिल गया है, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये रहा गति का पहला समीकरण। ओके, तो ये रहा आपका। इसी प्रकार से गति का दूसरा समीकरण भी निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से आप देख लीजिए। गति का दूसरा समीकरण, यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे वस्तु का वेग, वस्तु का वेग। तो वस्तु का वेग होगा, वो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो v बराबर ds अपॉन dt हो जाएगा। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो v डॉट dt बराबर ds, फिर वही इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी वही लिमिट लग जाएगी t 0 से t तक। मैंने डायरेक्ट कर दिया, dt का t हो गया और उसमें लिमिट लग गई। ठीक, उसी तरीके से नो 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 स्टेप, यहाँ पर जरा गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे इसको।
क्या इनसे खाओ बोलो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने अभी अभी पीछे गति का पहला समीकरण निकाला है, v की वैल्यू रख देंगे u प्लस ए टी, इंटीग्रेशन लगेगा बोथ साइड और डॉट डी टी आ जाएगा। उसी तरीके से ये हो जाएगा आपका ds। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, u डॉट डी टी हम एक साथ ले लेते हैं और a इंटू टी डॉट डी टी एक साथ ले लेते हैं और ये ds हो गया। और u तो एज ए कांस्टेंट हो गया तो t हो गया dt का, t बन गया, ठीक। और उसमें लिमिट लग गई 0 से t तक की। उसी तरीके से a, अब देखिए यहाँ पर t का जब इंटीग्रेशन होगा, जब भी x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है तो वो होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये हो जाएगा t की पावर 1 प्लस वन मतलब 2 और 1 प्लस वन मतलब 2, तो टी स्क्वायर बाई 2। तो इसमें भी लिमिट लग जाएगी 0 से t तक और ds का हो जाएगा s, और यहाँ भी लिमिट लग जाएगी 0 से s तक, ठीक। अब ये हो गया आपका u t माइनस 0 प्लस a टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 और ये हो जाएगा s माइनस 0। और यहाँ पर हमको हमारी इक्वेशन मिल गई है u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर s, विच इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही हमने निकालनी थी। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरी इक्वेशन की तरफ। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कण का त्वरण, जो कण मूवमेंट कर रहा है उसका त्वरण लिखेंगे a बराबर dv अपॉन dt, ठीक है। एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि हम जो a है हम क्या करेंगे, उसको जो dv है हम उसको दोनों साइड ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लेंगे। उससे क्या होगा, जो आपका dv बाई ds है वो तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट ds अपॉन dt किसमें चेंज हो जाएगा, v में। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा a डॉट ds बराबर v डॉट dv। अब दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो वही होगा, ds का इंटीग्रेशन इस तरफ हो जाएगा और v का इंटीग्रेशन इस तरफ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ds का s हो गया, 0 टू s लिमिट लग गई, बराबर v का हो गया v स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ भी लिमिट लग गई, क्या लग गई, इनिशियल टू फाइनल। तो ये तो हो गया आपका सीधे सीधे as, ये हो गया v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब ये बन जाएगा आपका, ये जो 2 है ये दोनों में सेम है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as, और ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया आगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, विच इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही हमने निकाल दिया। इस प्रकार हम तीनों गति के समीकरण को समाकलन विधि से निकालते हैं। तो ये रहा अल्टीमेट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, अब बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।